आज डेट है, आपको पता ही है, 15 जून एंड कल है 16 जून। अब सिर्फ डेट बताने के लिए तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। कल यूपीएससी प्रीलिम्स है। इस साल 2024 का यूपीएससी का एग्जाम कल से शुरू होने वाला है। ठीक है, सुबह 9:30 AM GS1 होगा पहला एग्जाम, और फिर 2:30 PM पर GS2 होगा दूसरा एग्जाम। GS2 को ही सी सेट भी कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये इम्पोर्टेंट अटेम्प्ट बिल्कुल है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो काफ़ी टाइम से तैयारी में लगे हुए हैं। लास्ट ईयर 2023 मेरा आखिरी अटेम्प्ट था, वो खत्म हो चुका है। उस पर कुछ चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं हो पाया, बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं कि कल जो पेपर होगा उसमें क्या करें, क्योंकि वो 2 घंटे का पेपर ही डिसाइड एक्चुअल में करता है कि क्या होने वाला है आपके साथ। आप भले ही पूरी तैयारी कर लो, ओके, तो हमारा जो पेपर होगा वो कुछ ऐसा ओपन होता है। मतलब ये 2023 का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो 2024 में जो पेपर होगा इस बात का आप ध्यान रखिएगा, वो काफ़ी टफ पेपर होने वाला है। ये पहले से आप माइंड मेकअप करके जाओ, क्योंकि सीडीएस का जिन्होंने पेपर दिया है 2024 का CDS 1 जो हुआ था अप्रैल में, वो पेपर देखने से ही लगा कि भाई इस बार यूपीएससी पैटर्न बहुत ज़्यादा टफ लाई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सीडीएस के कैंडिडेट्स ने बोला कि इस बार जो पैटर्न है बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया, एंड दैट हैपेंड विद 2023 कैंडिडेट्स। उनमें से एक मैं भी था 2023 में जब मैंने ये पेपर ओपन किया था। ये तो खैर सेट नंबर ए है, मुझे सेट नंबर सी मिला था। तो सी नंबर सेट में जो क्वेश्चन मिला वो पहला पेज देखते ही, ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे, वहां पर क्वेश्चन कुछ और था। मतलब इसमें अगर मैं दिखाऊं आपको, तो जो सेट नंबर ए का 91 नंबर क्वेश्चन था वो मेरा सेट नंबर सी का क्वेश्चन था। तो मैं वहीं आपको पहुंचाता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये पहला पेज खोला, होम गार्ड से रिलेटेड, और दूसरा ये इन सब एक्ट से रिलेटेड था। तो यूजुअली हम लोग ऐसे एक्ट्स पढ़ते नहीं है, ना ही होम गार्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरा रिएक्शन यही था कि ये क्या है। लेकिन ऐसा नहीं था कि पेपर इतना टफ था कि कुछ भी समझ में आने लायक नहीं था, ऐसा नहीं था, समझ में आया। जैसे 93 नंबर जो क्वेश्चन था, ये देखा देखा क्वेश्चन, रीजन जैपोरिजिया इज रिलेटेड टू यूक्रेन। और आपको पता है कि उस टाइम यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, इवन अभी भी चल रहा है, तो ये न्यूज में है। तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ही था। नागोर्नो काराबाग, ये अजरबैजान और अर्मेनिया, तो रिसेंटली 2-3 साल पहले अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में भी हुआ था, और ये रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ही था। फिर इसराइल का समझौता, अरब पीस इनिशिएटिव, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे ये यूएसए इसमें मेडिएट किया था। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आएंगे ही। लेकिन फिर जो अगला क्वेश्चन था खेल रत्न अवार्ड, ये स्पोर्ट्स क्वेश्चन या अवार्ड क्वेश्चन यूपीएससी कैंडिडेट कोई नहीं पढ़ता और नहीं आता, लेकिन आ गया बाई चांस। उसी तरह से ये चेस ओलंपियाड स्पोर्ट्स क्वेश्चन यूपीएससी में यूजुअली नहीं आता। लास्ट टाइम 2021 में पूछा था 4 क्वेश्चन, वहां भी स्पोर्ट्स क्वेश्चन सारे छोड़ दिए गए। तो यूपीएससी का जो कैंडिडेट होता है वो इन सब चीजों को पढ़ता ही नहीं है, उसे पता भी नहीं, सिलेबस में ही नहीं उसके। अब ठीक है, मतलब सिलेबस में होगा, यूपीएससी अपने हिसाब से अगर कहती है कि नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो, लेकिन अब स्पोर्ट्स क्वेश्चन पहले कभी आया नहीं तो व्यक्ति कैसे एक्सपेक्ट करेगा। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं तो यूपीएससी बहुत फंडामेंटल है, बहुत बेसिक है। सेट नंबर ए की बात करते हैं। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, 2023 का पेपर अगर सब कहते हैं कि अब तक का सबसे टफ था, तो याद रखिए 2024 में भी टफ पेपर आएगा। माइंड मेकअप करके जाइए, वो टफेस्ट भी हो सकता है आपके लिए, टफ या उससे ज्यादा ही रहने वाला है। अगर आप ये माइंड मेकअप करके जाएंगे कि भाई हाँ ऐसा होगा, तो कम से कम आप सडनली शॉक में तो नहीं पड़ेंगे ना, अचानक शॉक तो नहीं होगा, हाँ ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। तो एटलीस्ट आप वहां पर रेडी रहेंगे, आपका माइंड रेडी होगा कि नहीं ये तो पता ही था, ये तो होना ही था। फिर आप एक एक करके क्वेश्चन आप देखोगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 2 देखो, हो सकता है कुछ भी नहीं आए, क्वेश्चन 1 नहीं समझ में आ रहा, 2 नहीं समझ में आ रहा, 4 5 6 7 ऐसे करके हो सकता है 50 क्वेश्चन समझ भी नहीं आए, पॉसिबल है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हो सकता है 100 तक में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आता हो। अच्छा, एक क्वेश्चन आने का मतलब यहाँ पर है कॉन्फिडेंटली से, कॉन्फिडेंटली आना चाहिए कि आपको पता है कि अच्छा ये तो यही है। कॉन्फिडेंटली, जैसे एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम चार्टर एक्ट 1833 वाला, जो चार्टर एक्ट से जो क्वेश्चन आया था वो कॉन्फिडेंटली था, सबको पता था चार्टर एक्ट 1833 इसका आंसर है, जहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट वन। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट था,
और ये सबको आता था, तो ऐसा हो सकता है कि 100 तक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको है, पॉसिबल। लेकिन अब एक बात बताता हूँ, जब आप क्वेश्चन को बार बार रीड करेंगे ना, तो उसमें आपको हिडन वर्ड्स दिखेगा। तो पहला काम तो रखना पेशेंस। सडनली शॉक नहीं हो, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए कि पेपर देख के एंशियस हो गए, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज बचिए इससे, ये आपका अटेम्प्ट खा जाएगा। ठीक है, पेशेंस रखिए और भरोसा रखिएगा, मिनिमम 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये आपको भरोसा रखना पड़ेगा। कम से कम 40 क्वेश्चन, क्यों, लगभग इतना कट ऑफ होता है। 2023 का कट ऑफ आपको नहीं पता क्या, 75.41, इसका मतलब क्या हुआ, 38 क्वेश्चंस तो मिले ना करने को मिनिमम, इसका मतलब यही है ना। तो लगभग 38 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तो 40 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, आप ये बात याद रखना। अब प्रॉब्लम ये होती है, देखिए आपको 40 क्वेश्चन बिल्कुल प्लेट में रसगुल्ले जैसा सजा के नहीं देगा, वो घुमा के देगा, उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे एक बात बताता हूँ, आपको पता है, मतलब मैं जब क्वेश्चंस एनालाइज कर रहा था, एनालिसिस में करते रहता हूँ, तो मैंने पाया कि ये जो पहला ही क्वेश्चन है झेलम रिवर वाला, पता है कहाँ से पूछा है, क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का उठाइए। ठीक है, ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, ज्योग्राफी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 रिवर का, उसमें मैप है रिवर का। आप देखना, झेलम रिवर यहाँ से स्टार्ट जैसे हुई है वेरीनाग लेक से, इसका ओरिजिन है वेरीनाग लेक, उसके ऊपर में ऐसे जाएगी और यहाँ पर एक वुल्लर लेक बनाया हुआ है, और वुल्लर लेक को टच करके निकलती है। अब एक बात बताइए, मैप से क्वेश्चन नहीं है क्या, हाँ, वुल्लर लेक से आया, तो ये आपका स्टेटमेंट सही होगा। चलिए बहुत अच्छा। दूसरा, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू, उसी मैप में बता रहा हूँ, यही चैप्टर 3 के मैप में कृष्णा रिवर ऐसे आती है, महाबलेश्वर से शुरू हुई और जाके कृष्णा रिवर इधर बे ऑफ बंगाल में मीट की। आप यहाँ देखना कोलेरू लेक है। अब एक बात बताइए, कृष्णा रिवर तो ये है, इसका कई सारा डेल्टा स्ट्रीम होगा, इसी में से किसी एक ट्रिब्यूटरी से वो जाके मिली, तो डायरेक्टली तो फीड नहीं कर रहा है, गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, गंडक रिवर कांवर लेक दोनों बहुत दूर दूर है, वो हो नहीं सकता, ओनली वन आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये पहली बार में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि पहली बार ये क्वेश्चन पढ़े और आ गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप इसको बार बार रीड करोगे तो ध्यान दोगे, जैसे डायरेक्टली वर्ड पर, अच्छा डायरेक्टली लिखा है, ओ माय गॉड, आपको पहली बार में नहीं आएगा। कामराजार पोर्ट, ये तो मुझे अभी भी नहीं पता, पता नहीं क्या है। टीक महुआ, क्या ये दोनों आपको नहीं पता डेसिडुअस है, ठीक है। और बेसिक अगर जानकारी आपको होगी तो कटहल एवरग्रीन होता है, लेकिन एक बार में नहीं आता कि पहली नजर में क्वेश्चन देखो समझ में आ गया, आप बहुत देर तक कंफ्यूज रहोगे कि जैक फ्रूट डेसिडुअस है एवरग्रीन है, लेकिन टीक और महुआ तो क्लियर है ना, ये तो पता है। हाँ, एक बार में नहीं होता है सॉल्व, फिर आप आगे बढ़ोगे, ध्यान दो, रुको। इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, एरेबल नया वर्ड आया। अब एक बार में तो नहीं समझ में आ गया एरेबल क्या होता है, तो कम से कम उसका हिंदी तो देख लो, सॉरी हिंदी तो देख लो, कृषि योग्य क्षेत्र। तो पता ना, चीन का जो एरिया है भारत से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, तो दिस मीन्स कि उसके पास कृषि योग्य क्षेत्र भी तो ज्यादा होगा। इधर सिर्फ तिब्बत और ऊपर मंगोलिया जो इलाका है वो छोड़ दो, तो इधर का जो इलाका है जिसको हान चाइना है, ऊपर जो मैंचूरिया है, ये जो दोनों इलाका है ये बहुत ज्यादा ग्रीनरी वाला है, यहाँ खेती होती है, तो भी इंडिया से काफी ज्यादा बड़े साइज में है। तो इंडिया से ही जब बड़ा है, तो इंडिया में जो बच के आया है कृषि योग्य क्षेत्र वो तो कम होगा ना। मैं अभी सॉल्व करने नहीं बैठूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि बीच बीच में कैसे कैसे वर्ड मिलते हैं। प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड, एक्सटेंसिव मार्शलैंड, रिपीटेड फॉल्स ऑफ सी लेवल फॉल होने की वजह से, रैन ऑफ कच्छ नहीं याद है, यहाँ पहले धौलावीरा हुआ करता था। कनेक्शन, कनेक्शन से आपको मिलेगा, कनेक्ट होगा, एक बार में नहीं याद आता। आपको लगेगा भीतर कनिका भी तो हो सकता है उड़ीसा के साइड, लेकिन वहां पर नहीं, वहां पर पानी अभी भरा हुआ है, मार्शी लैंड बन चुका है सी लेवल की वजह से। बाकी तो दो पता ही नहीं होगा। उसके बाद इल्मेनाइट र्यूटाइल, थोड़ा सा भी अगर केमिस्ट्री पढ़े होगे, या चलो केमिस्ट्री नहीं, बेसिक साइंस अगर पता होगा, तो ये मालूम है कि सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया में कौन सा मिनरल होता है। अगर आप ध्यान दो, एल्यूमिनियम कहाँ होता है, कोरापुट, कालाहांडी कहाँ है, कोस्टल में है, नहीं, अंदर पड़ता है। कॉपर, खेतरी माइंस राजस्थान अंदर है, कोस्टल एरिया में नहीं है। आयरन कहाँ है, धारवाड़ वाले इलाके में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, झारखंड में मिलता है, कहाँ है, कोस्ट पे। टाइटेनियम ही तो है जो कोस्ट पे, ऊपर से आयरन का मैग्नेटाइट हेमाटाइट, कॉपर का कॉपर पायराइट्स, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, ये तीनों के और ही अलग है। तो इल्मेनाइट रूटाइल कहाँ से आएगा, टाइटेनियम से। एक बार में नहीं होता है, आपको बार बार देखना होगा, इल्मेनाइट लिखा है, रूटाइल लिखा है, सर्टेन कोस्टल ट्रैक्स लिखा है, बार बार समझना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने भी होंगे,
रिस्क लेना होगा। अमरकंटक, ध्यान दो, अमरकंटक, सह्याद्री, सह्याद्री क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। अब इतना तो बेसिक पता हो, कहाँ लिखा है? चैप्टर 2, एनसीईआरटी ज्योग्राफी, क्लास 9th। हाँ, बेसिक्स, सब बेसिक से बोल पूछा हुआ है। अमरकंटक, अब एक बात बताओ, अमरकंटक है एमपी और सीजी बॉर्डर पे, इस साइड। वेस्टर्न घाट है इधर, कहाँ से मैच करेगा? पहला गलत। दूसरा, बिलीगिरी रंगन हिल्स साउथ में है, सतपुरा एमपी में है, नहीं है। शेषाचलम हिल्स, वेस्टर्न घाट, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, इधर इधर आंध्र प्रदेश के अंदर में पड़ता है। कौन सा हिल है? पालकोंडा, वेलाकोंडा, उसके साइड में। इधर कर्नाटका हो गया, केरला, वेस्टर्न घाट यहाँ है। कहाँ मिलेगा आपको? तीनों ही गलत है। ये कैसे पता होगा? बेसिक्स है। लेकिन हाँ, पहली नजर में नहीं समझ में आएगा, पहली नजर में लगेगा अरे यार कॉन्फ्लुएंस है, बिलीगिरी रंगन तो सुने ही नहीं है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, फिर ये सब, डिस्पाइट 60% यूरेनियम, मार्सुपियल, ये सब ऐसी चीजें हैं ना, आपको पहली बार में नहीं समझ में आएगा। जैसे सम वर्ड आ गया, अब सम वर्ड का मतलब सोचो ना, कुछ तो हो सकता है ना, क्या पता कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा हो, कोई ऐसा मशरूम हो जो इस तरह का हो, इस तरह की प्रॉपर्टी रखता हो। दैट इज पॉसिबल सर, प्लीज अंडरस्टैंड। तो पहला काम क्या करना है वो सुनो। फर्स्ट थिंग, सडन शॉक से बचो। सडन शॉक मत लो। समझो कि हाँ पेपर टफ होना था और हुआ, पेपर टफ आया है, खत्म। दूसरा, पेशेंस रखो। हो सकता है 1 से 100 तक पूरा रीड करने के बाद भी एक भी क्वेश्चन ना समझ में आए, कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन मिले, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन कॉन्फिडेंटली आप देखना ध्यान से। जैसे 2023 का मैंने पेपर दिया तो 22 क्वेश्चंस मैंने कॉन्फिडेंटली किया, मुझे कॉन्फिडेंटली पता था कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, यानी बेसिक नॉलेज मेरा ठीक था। उसके बाद जितने क्वेश्चंस हुए वो मेरे कैलकुलेटेड रिस्क से हुए, एलिमिनेट करके हुए, स्कोप से हुए, कैसे भी ट्राई किया। आपको सिंपली कुछ चीजें बता दूं, मैंने 81 अटेम्प्ट किया, ठीक है। 81 अटेम्प्ट के बाद मेरे 59 सही हुए, करेक्ट हुए, बाकी गलत हो गए। एग्जैक्ट में 59 या 58 जो भी है, 22-23 गलत हुआ था, मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं याद है। मेरा मार्क्स जो रिजल्ट आया है 101.48 आया है, ये GS1 का स्कोर है, ठीक है। आपको भी पता है कट ऑफ 75.4 बनी है, दिस इज माई मार्क्स। मगर अफसोस सी सेट में 63.35 हो गया, क्योंकि 32 अटेम्प्ट कर पाए, 5 गलत हो गया, 5 रॉन्ग हुए मेरे, इतना है। खैर, होता रहता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ? भाई सिंपल सी बात है, 2 घंटे में जो 2-3 मिनट मुझे मैनेज करना था, एक आध क्वेश्चन गलत कम करना था, वो नहीं हो पाया। उस पर चर्चा इतनी नहीं करेंगे। अब एक बात बताइए, इन्वेसिव स्पेशीज ग्रुप, स्पेशीज, ये डेटाबेस, डेटाबेस कौन बनाता है? आरडीबी। आरडीबी किसके अंदर है? IUCN। कनेक्शंस है, कनेक्टेड है, सब टॉपिक कनेक्टेड है, तुरंत नहीं आएगा इन्वेसिव स्पीशीज डेटाबेस, ये तुरंत दिमाग में नहीं आएगा एक बार में, आपको मल्टीपल रीडिंग बार बार करना होगा। वैगल डांस, पता नहीं, वैगल डांस से आपको पता हानि भी करती है, मालूम है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। हाँ, इंडियन स्क्वायरल्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है कि ओमनीवोरस होते हैं, कई लोग हार्बीवोरस समझते हैं कि नट्स ही तो खाते हैं उनके लोग, तो ऐसा नहीं है, तीनों ही करते हैं। कुछ सम ऑर्गेनिज्म, तो सम जो वर्ड, आप ये भी मैं ऐसा कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ कि सम होगा तो बिल्कुल सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 99% केसेस में सही हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ना कुछ ऐसा जीव हो जो ऐसा सरवाइव कर सके। 19 क्वेश्चन पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं पता है। ये 21, डिविडेंड इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ये मतलब जो इंटरेस्ट इनकम आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से। भाई इंडिया में एवरीथिंग इज टैक्सेबल, एवरीथिंग इज टैक्सेबल। तो जैसे ही आप स्टेटमेंट 1 को गलत किए, एग्जाम्प्ट नहीं होता है, 1 स्टेटमेंट गलत है, 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट, डी ऑप्शन आ गया आंसर। ये सब वर्ड आपको एक बार में नहीं दिखता, आप बार बार रीड करोगे तो दिखेगा, अच्छा एग्जेम्प्टिव वर्ड लिखा है। और बताता हूँ, और कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स थे, ये तो पता है। स्टेरिलाइजेशन अगर आप बेसिक नहीं जानते कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है तो फिर अब बेवकूफ़ी है। कैपिटल मार्केट, ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर, और मोर देन 1 ईयर में गवर्नमेंट बॉन्ड और स्टॉक मार्केट। कॉल मनी 1 डे का होता है। ट्रेजरी बिल 14 डेज से 91 डेज भी होता है, 182 डेज भी होता है, 364 होता है, मतलब लेस देन 1 ईयर होता है। तो ये दोनों मनी मार्केट का है, तो बाकी दोनों कैपिटल मार्केट का है। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें पता है
तो कर पाओगे। बेसिक्स तो कम से कम कमांड करके जाओ यार, ऐसा थोड़े होता है। फिर अब 26 में देखो, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। अब इसमें बहुत दिमाग लगाया तो मुझे बी आंसर मिला। सिंपल सी बात है, छोटा किसान और बड़ी भूमि इतना ही रिलेट करना है। अब आप देखो, एलिमिनेट करो, कहाँ पर आया कि ड्यू टू वॉर की वजह से अप्रूटेड हो गए तो उनको हम फिर से जमीन या रिसेटलमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पर सरेंडर की बात किया था, कॉर्पोरेट बॉडी और अपना लैंड सरेंडर करना है, कहाँ लिखा है इस बारे में? मतलब आप सोचो ना, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, इसमें कहाँ पर सरेंडर कॉर्पोरेट की बात आती है? फिर इसमें है कंपनी एक्सटेंडेड लोन्स, टेक्निकल नॉलेज में मल्टीपल इनपुट्स, कमोडिटी रिक्वायर्ड, कमर्शियल प्रोडक्शन, ऐसा नहीं है। मेन क्या है, जो छोटे किसान हैं इनको ग्रुप करो और एक बड़ा सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करो, बस इतनी सी बात है। यही स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का बात है। जो नहीं है उसको काटते चलेगा, खत्म हो गया। ये सब चीज का ध्यान रखिए। एंड वो 2-3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, सिंपल क्या क्या बोला, शॉक मत लेना, टफेस्ट एग्जाम होगा, पहले से रेडी रहना, पेशेंस रखना, बार बार पेज पलटना, 8-10 रीडिंग करो। जैसे बोलते हैं ना कि एक बुक को 10 बार पढ़ना चाहिए इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स फॉर वन टाइम, तो उस तरह से आपको मीनिंग दिखते रहेगा, खुलेगा, एक एक वर्ड आप निकालोगे उसमें से, छांटोगे और आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। फिर ये सब क्या आपको बेसिक आइडिया नहीं, 16 क्लॉज 4 क्या हुआ था, 335 क्या है, स्टेटमेंट 2, ये सब क्या मालूम नहीं आपको? ये सब पॉलिटी में आप लोग पढ़ते ही हो। सॉरी, ये नहीं पता है, जैनिज्म वाले सब चीज में आत्मा मानते हैं, जैनिज्म हर चीज में आत्मा मानते हैं। ये मोहम्मद शाह 1834 में, सॉरी 1534 में हुआ था, ये नहीं पता आपको, जब हुमायूं आकर अटैक कर रहा था गुजरात में। यही क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन सबको लगा था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था 1833 के चार्टर से। विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट। यहाँ लिखता है कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। अच्छा, कैन नॉट, ये बेसिक आइडिया आपको नहीं पता। बात है कि इतना बेसिक अवेयरनेस हमारे पास होता ही कहाँ। ये आपको पता है, एक एक्सेलरोमीटर मीटर होता है, फीचर्स में पढ़ते हो, फोन जब खरीदोगे तो उसमें फीचर्स में लिखा होगा, लेकिन ये नहीं पता था होता क्या है। जब फोन गिर रहा होता है ना, फोन अगर गिर रहा होता है तो उसका, इवन लैपटॉप के साथ भी होता है, उसका हार्ड डिस्क जो है अपना कनेक्शन छोड़ देता है, फ्री फॉल में उसको मालूम होता है, कुछ कुछ फोन में ऐसा होता है। दूसरा, आपका पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड में रोटेट करना जानता है, और कार का क्रैश और कॉलिजन होता है उसमें एयर बैग ओपन होता है, वो सब ऐसे होता है। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जापान करंट में था, ये बहुत पहले पूछा करता था एस्ट्रोनॉमी में, बट यूजुअली अब एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ाते, वो सोचते हैं कि यार बहुत पहले पूछता था अब नहीं पूछता। ये उल्टा कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल सबसोनिक, यार एक बात बता, बैलिस्टिक मिसाइल बना ही था सोनिक स्पीड को पार करने के लिए, सुपरसोनिक, मतलब जो मैक स्पीड होता है साउंड का, उससे पार करने के लिए, तो गलत हो गया ना। और क्या बोल रहा है, क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल को जेट प्रोपेल कर देंगे। बैलिस्टिक क्या होता है कि एक बार फेंक दिए तो पैराबोला पाथ की तरफ चला जाएगा, तो वन पुश की जरूरत होती है, तो उल्टा लिख दिया था, गलत है। अच्छा, अग्नि 5 मीडियम रेंज सुपरसोनिक, ब्रह्मोस वाइल फील्ड, इंटरकॉन्टिनेंटल। अच्छा, इंटरकॉन्टिनेंटल समझ रहे, 5500 मैक्स से ज्यादा अभी तक इंडिया उतना डेवलप नहीं कर पाया पूरी तरह से, इट विल टेक टाइम, अभी नहीं हुआ है, तो दोनों ही गलत था। ये एनसीईआरटी क्लास 11th, वो एटमॉस्फेयर, उसमें से ये इंफ्रारेड, ओ सॉरी सी ऑप्शन होगा, सॉरी, गॉट इट। ये सब चीज का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। कल आपका प्रीलिम्स है। सी सेट में भाई कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स, तीनों का कॉम्बाइन करके नेट 27 क्वेश्चंस आपको लाने हैं। थैंक्स।